सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो अब 3 मार्च सेनेट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओपन बैलेटिंग के लिए सदारती रेफरेंस ला चुकी है, जिसको अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर यकसर मुस्तरद कर दिया। जबकि माजी में हम देख चुके हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन किया गया था तो उसकी क्लॉज 23 में यह वाज़ेह तौर पर लिखा था कि दोनों जमातें, अपोजिशन की बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस बात पर मुत्तफिक थी कि आने वाले दिनों में यानी इस दौर में सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के थ्रू होने चाहिए और सीक्रेट बैलेट के खिलाफ दोनों जमातों ने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किए थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तब्दीली लाना चाहती थी तो इसकी दोनों पार्टियों की जानिब से शदीद मुखालफत की गई। लेकिन बहरहाल अब ये इलेक्शन होने जा रहा है और जो वीडियो मंजर आम पर आई थी 2 रोज़ पहले, उसमें जिस तरह से पैसों का लेन देन और अपने वोटों की और ज़मीर की खरीदो फरोख्त का मामला सामने आया, उस पर इस वक्त हमारे मुल्क के सीनियर दानिश्वर क्या सोच रखते हैं, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। हसन निसार साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। वीडियो ज़ाहिर है आपने भी देखी, उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसमें पैसे ले रहे हैं, बाद में वजाहत दे रहे हैं कि उनके अपने ही लोग पैसे दे रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले उसमें पैसे दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम मौजूद ही नहीं है, इस वीडियो को एडिट किया गया है। आपका क्या रिएक्शन है इस पर हसन साहब? पहली बात तो ये है अरबाब साहब कि ये इस मुल्क में पहली बार नहीं हुआ। ये इस मुल्क की सियासी तारीख का हिस्सा है। ये सिर्फ जना साहब ही थे जिन्होंने कह दिया था, और एक बंदे ने बैठने के लिए मुस्लिम लीग के कैंडिडेट के अगेंस्ट उसने कहा थी मुझे मेरे अखराजात दे दें तो वो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, तो बाबाए कौम ने कहा कि अगर असूली तौर पे आप बैठ रहे हो तो फिर पैसों की ज़रूरत नहीं, और अगर आप मेरे साथ ये कारोबार की शक्ल में ये डील करना चाह रहे हो तो आई डोंट वांट इट, आई प्रेफर टू लूज अ सीट। सो उनके बाद तो ये नजासत का ढेर है। ये जो बातें कर रहे हैं, ये भी आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी? पहली बात तो ये लफ्ज़ ही गलत है। अच्छा, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी क्या है? ये वो आदमी है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक जो हिस्सा है जो मूजद है इन चीज़ों का, जो करप्शन को जिसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया पॉलिटिक्स में और सहाफत में और पूरे मुल्क में ये वायरस फैलाया। ये आदमी है जो छंगा मांगा से शुरू होके मैरियट तक, ये वो आदमी है जिसने मुकद्दस, सो कॉल्ड मुकद्दस ईवान के फ्लो पे खड़े होके कहा जनाबे स्पीकर ये हैं वो हकायक। आज वो मफरूर हैं। साहबजादी कल तक कह रही थी मेरा तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं, बाहर से। बिल्कुल सही। और ये नौजवान जो सो कॉल्ड क़यादत है, भाई मफरूर हैं, अब्बा जी मफरूर हैं, अब्बा जी का स्त्री मफरूर है, कज़न्स मफरूर हैं। का खौफ करें किस बात पे है अरबाब साहब? किस बात पे हैरान हैं आप या हमारा मेरा प्यारा मीडिया? हम लोगों को एक अरेस्ट होना चाहिए जब पता चले ये साफ सुथरे लोग हैं। लेकिन हसन साहब, ज़मीर फरोशी, हैरानी इस बात पे है कि जो लोग वीडियो में पैसे ले रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जिसके सरबराह इमरान खान है, जो माजी में मेरिट की बात किया करते थे, अखलाकी कदरों की बात किया करते थे, उसूलों की सियासत की बात किया करते थे। लेकिन अब उनके इख्तिदार में आने के बाद ऐसा लग रहा है सारे उसूल एक तरफ हो गए, सारा मेरिट कहीं गायब हो गया है। मुल्क इस वक्त, मुल्क की मईशत का हाल आप देख रहे हैं, उनके लोग पैसे ले रहे हैं, वीडियोज़ सामने आ रही हैं और सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा माजी के एतबार में चला करता था। फिर वो तब्दीली कहाँ है? ओ भाई, वही चलना था, तब्दीली क्या? सुन देखें, एक कॉमन सेंस की बात है। पीटीआई
पीटीआई बुनियादी तौर पे ब्लेंड है पीपल्स पार्टी का और नून लीग का। ये दोनों का मलगूबा है, ये कॉकटेल है। ये इमरान खान ने बंदे इंपोर्ट किए हैं, ये मैं हूं या आप हो, और हमारा डीएनए है। बिल्कुल सही। ये देखो, ये हैं मुनाफकत के समंदर की मछलियां। पीटीआई एक बंदे का बेसिकली तो नाम है, या तो वो उसकी कोई डील पकड़ जाए तो मुझे हैरत होगी। बाकी तो मेरी जान, मैंने एक दो रोज पहले अपने कॉलम में लिखा है कि हम वो लोग हैं जिनको ताकत, दौलत, शोहरत, इज्जत हजम होती नहीं। मुझे एक बात बताएं, ये कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। इस मुल्क का कौन सा चिराग है जिसने इस घर को रोशनी देने की बजाय इसको जलाने पे तरजीह ना दी हो? बताएं मुझे। आप लॉयर्स देखो, आप अपने डॉक्टर्स देखो, आप अपने इंजीनियर्स देखो, आपने दानिश्वर देखो। नेम अ डिपार्टमेंट, नेम अ अदारा। मैं तो यार को खुदा, मुझे कोई हैरत नहीं। ये देखो, ये पीटीआई भी ना अरबाब साहब, ये काने नमक में जा चुकी है। अच्छा। काने नमक में जो जाएगा वो नमक में तब्दील हो जाएगा। ये कोयलों की दलाली है इस मुल्क की सियासत। ये यही लोग हैं, इनमें हैरत, मुझे रत्ती बराबर हैरत नहीं। जब से होश संभाला है मैं देख रहा हूं, मेरी शायद उम्र आपसे काफी ज्यादा हो, जिसमें मेरा क्रेडिट कमाल तो नहीं है, लेकिन मैंने अयूब खान के ज़माने से होश संभाला। आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। मैं तब से यही कुछ देख रहा हूं, इसमें हैरत वाली बात कौन सी है? लेकिन हसन साहब, अब ये 2.5 साल पहले हुकूमत ने ज़ाहिर एक तब्दीली का ख्वाब लोगों को दिखाया। क्या वो लोग बेवकूफ़ थे जिन्होंने उस तब्दीली का ख्वाब देखा और यकीन कर लिया कि ये ख्वाब सच भी साबित होगा? क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है वो माजी से कहीं कुछ अलग तो नहीं है। हमने देखा इस दौरे हुकूमत में डॉक्टर्स ने एहतजाज किया, ताजिरों ने एहतजाज किया, स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, सरकारी मुलाजमीन 2 रोज़ से सड़कों पर हैं, आज उनसे मामला तय पाए हैं। अगर किसी को अपना हक लेना है, तनख्वाहें बढ़वानी है, तो उसको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। डॉक्टर्स को अपना हक लेना है, लेडी हेल्थ वर्कर्स को हक लेना है, तो वो सड़कों पर निकलें। ये हुकूमत हर एक को सड़कों पर निकलने पर क्यों मजबूर कर देती है? देखो, पहली बात तो यह है कि क्या वो लोग बेवकूफ़ थे? उन बेवकूफ़ों में तो मैं खुद शामिल रहा हूं। तो आप एक महा बेवकूफ़ से ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरे नज़दीक आप भी मशकूक हैं। अच्छा, गलत बंदे से पूछ रहे हो ना आप। मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि मैं ये बात कर सकता हूँ। लोग आए बाएं शाएं करते हैं। ये वो लोग हैं जो रंगे हाथों भी पकड़े जाएं तो मुकर जाते हैं। अच्छा, ये कैरेक्टरलेस एक कम्युनिटी है। और ये नव, देखो बात सुनो, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये अफवाज पाकिस्तान एक ढंग का इदारा, इनको हजम नहीं होता। इनकी तो मुझे पहले, मैं इनके जानता था कि ये बेज़मीर हैं, ये बेईमान हैं। अब तो मुझे इनकी अल्लाह माफ़ करे, हुब्बुल वतनी पे भी शक होने लगा है। कोई इंपोर्ट नहीं किया। इमरान खान ने मटेरियल है, उस जो मटेरियल अवेलेबल है वो अपना उसमें आप अरबाब साहब आप हैं और मैं हूं, और मैं कौन हूं और आप कौन हैं? हमारा एक सर्टन कैरेक्टर है, हमारी एक सर्टन हिस्ट्री है। लेकिन हसन साहब, बहुत सारा माजी है, ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। बहुत सारा मटेरियल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनाने वाले थे, जो पहले दिन से इमरान खान साहब के साथ थे, वो उसमें से बहुत सारे चेहरे तो अब आज की इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस हो चुके। इसमें तो हमें वो लोग नजर आते हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की काबीना में शामिल थे, जो पीपल्स पार्टी की काबीना का हिस्सा थे, जो पिछले दौर में नून लीग के साथ थे और उस वक्त माजी की हुकूमतों को गलत कहते थे। आज इस हुकूमत में आके नून लीग को गलत कह रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मटेरियल तो लूज़ किया है ना। बहुत सारे लोग ऐसे, एक लंबी लिस्ट है जिनको पार्टी से निकाल दिया गया। भाई आप देखो, नहीं, ये देखो, ये इस तरह नहीं है। हम हाजिर माल की बात कर रहे हैं। अच्छा, माजी को गोली मारें,
हाजिर माल की बात हो रही है, एक बात। दूसरी बात, लूज किया है या गेन किया है। भाई ये यहाँ इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती मेरे भाई, ये खुद माफियाज हैं ये सारे के सारे, और माफिया हुए बगैर आप इस काम में एक्सेल कर ही नहीं सकते, आगे जा ही नहीं सकते। ये दुकानें हैं, ये रेडियां हैं, ये छाबड़ियां हैं, ये शॉपिंग मॉल्स हैं। तो पुराने मैंने निकाले थे या नए मैं लेके आया हूं या आप लेके आए हैं? ग्राउंड रियलिटी है ना, जो सामने नजर आ रहा है मैं उस पर कमेंट कर रहा हूं। अगर मैं अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूं तो प्लीज आप करेक्ट कर दें। तो हसन साहब, फिर ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, कैरेक्टर है हमारा। इमरान खान की तो जंग ही इन माफियाज के खिलाफ थी ना। अब अगर ये माफियाज ही दाएं और बाएं और हर तरफ पार्टी में मौजूद हैं, तो ये आखिर में 2.5 साल बाद फिर फतह किसकी होगी? इमरान खान की फतह होगी या ये माफियाज इमरान खान को भी शिकस्त दे देंगे जिस तरह माजी की हुकूमतों को देते हैं? देखें, बात सुने, इसमें दो बातें हैं। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, इफ यू कांट फाइट देम जॉइन देम। अच्छा, ये मंडी के असूलों के मुताबिक चलना पड़ता है। इस मुल्क में अंडर इनवॉइसिंग होती है, ओवर इनवॉइसिंग होती है, माफियाज ऑपरेट करते हैं कारोबार के नाम पे, उनकी मजबूरी हैं। आप भी करोगे तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा। इस मुल्क में फैसला मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। एक खास सिचुएशन में एक आदमी जो मजलूम है, दूसरी सिचुएशन में वही बदबख्त जालिम है। आपने सारा मुल्क उल्ट दिया है और 1800 पता नहीं कौन कौन से कवानीन उठाए फिर रहे हो, दुनिया मरीख पे पहुंच गई है। ये मजाक है। मैं जो कहता हूं कि इस निज़ाम को तेजाब के साथ गुस्ल दो। इस मुल्क में जब तक 3 शिफ्टों में जिल्लाद काम नहीं करेंगे कोई शय ट्रैक पे नहीं आएगी। आप एक मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो। एक मर चुका निजाम है, एक लाश है, ये जमहूरियत है, इसे दफनाओ। हल देखो, कुदरत उस वक्त तक कोई मसला पैदा नहीं करती जब तक उसका हल भी मौजूद ना हो। बिल्कुल सही। तो इस मुल्क के जो एल्डर हैं, को सियाने हैं, कोई जिन लोगों को तजर्बा है इस धंधे का, वो बैठे कि यार कोई नया कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया सिस्टम, कोई कुछ और करके देख लो। ये वही रिपीट करते रहते हैं, हर दफा एक ही हरकत करके समझते हैं इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा। नहीं हो सकता, तो और अगर हो सकता है तो लगे रहो। ये फिर 3 शिफ्टों में अगर ये जल्लाद काम करें तो कोई एतराज़ फिर इन जल्लादों का हाकिम कौन होगा फिर? चूंकि उनको भी तो हुक्म देना पड़ता है। यार इतनी तो कॉमन सेंस आप भी इस्तेमाल करें ना। मुझे आगे ही कहते हैं जमहूरियत दुश्मन है और फलां है टमकां है, तो मुझे ज़रूर गाली मजीद पढ़वानी है। अच्छा, चलिए, ये अब सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अब पहली बार अक्सरियत होने जा रही है सेनेट में इन इंतखाबात के बाद। उसके बाद ज़ाहिर कानून साजी इनके लिए आसान हो जाएगी। आपको लगता है कि क्या ऐसी कानून साजी हो सकती है जिससे ये मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में कहीं कोई बेहतरी आ सके? चूँकि अभी वो जब भी उनसे बात होती है वो कहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत नहीं है, हम कोई बिल नहीं ला सकते, कोई तरमीम नहीं ला सकते, किसी कानून को नहीं पास करवा सकते, इसलिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने पड़ते हैं। देखें, बात सुने, 2-3 इशारे तो इमरान खान बहुत वाज़ेह दे चुका है। चाइना के हवाले से अभी ताज़ा तरीन जो आखिरी था वो चाइना के हवाले से था, उसके बगैर गुजारा होना नहीं। अच्छा, रह गया कि इनका बनता क्या है। एक आदमी है, आखिरी हद तक जाएगा और आखिरी जंग, अब जिसे कहते हैं ना कि आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़ाई लड़ेगा, वो है इमरान। उस पर मुझे कोई शक नहीं। लेकिन एक शेर है, सुन लें। इरशाद। बहुत खूबसूरत है। उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता आपका, नॉर्मली हमारे यहाँ जो जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, मैंने तो बड़ा टकरे टुकरे मार के ये सीखा। अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लें आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप इरशाद कीजिए। मेरा दुख ये है, मैं इमरान को बयान कर रहा हूँ। मेरा दुख ये है, मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं।
ये होता है बादों का। टीपू सुल्तान होता है और दूसरी तरफ ये सिराजुद्दौला होता है और उसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक होते हैं। ये है। तो हसन साहब, ये समंदर को अगर आपने कुदरत कूजे मेहरबान में हुई, बंद कर दिया इस शेर के वो जरिए। तो जिद्दी है। जी मेरी जी जी जी, फरमाइए फरमाइए। वो लगा रहेगा आखिरी वक्त तक। वो तो ना सरेंडर करेगा, ना विथड्रॉ करेगा, ना पीछे हटेगा, मुझे पता है। लेकिन हसन साहब लेकिन फिर जी जी, बाकी तो हम ही है ना यार। लेकिन साहब फिर सवाल ये पैदा होता है कि और इमरान का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि उसने इंसान साजी नहीं की। माजी में इमरान खान साहब खुद भी ये कहा रियासत करते थे मदीना की बात करना आसान जब है। ऊपर लीडर- रियासत मदीना का सबसे बड़ा मोजजा जी जी, इंसान साजी है। आदमियों को इंसान बनाया और इंसानों को फरिश्तों में तब्दील करके रख दिया। दिस इज इमरान फेलियर। उसने गौर ही नहीं किया। फोकस था सारा हसूल इक्तदार पे, वो मिल गया। आप सोच रहे हैं क्या करें। और हसन साहब जाहिर है माजी में वो ये कहा करते थे इमरान खान साहब कि जब लीडर ईमानदार आ जाता है, लीडर चोर ना हो, ईमानदार हो, मेरिट पर हो, तो फिर उसका असर नीचे तक जाता है, नीचे की छोटी चोरी भी खत्म हो जाती है। लेकिन इन 2.5 सालों में अमली तौर पर तो हमने ऐसा कोई वाकया होते नहीं देखा, कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर ये करप्शन नहीं हो या जो बुरे हाल में नहीं हो। आप पाकिस्तान स्टील मिल्स को देख लें, आप PIA को देख लें, दिवालिया होने पे आ रहे हैं, इदारे बंद किए जा रहे हैं, मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, PTV से सैकड़ों मुलाजमीन को निकाला जा चुका है। वो ओ भाई, इमरान बेसिकली नाइव जब ये इस तरह की बातें की। मेरा भी एक ज़माने में ये, जब एक आदमी जो है वो, अच्छा आप समझो टॉप मैन जो होता है ग्लेशियर की तरह, अगर गंदा पानी पिघलेगा तो नहरों तक भी गंदा पानी आएगा, जहरीला होगा जहरीला आएगा, साफ होगा साफ आएगा। लेकिन टॉप मैन के अगर हाथ में ही कुछ नहीं है, ये अभी आप बात कर रहे थे कि सेनेट में अक्सरियत हो जाए, फलाना हो जाए, आप उसको दो, खुला बांध दो उसको, फिर देखो वो करे क्या। उसके तो हाथ बंधे हुए हैं। तो हसन साहब, अब ये ज़ाहिर है इस लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल से आप ज़ाहिर है कुछ पुरुमीद नहीं है। ये फिर अब इस लॉन्ग मार्च के बाद सूरत हाल क्या बनेगी? अगर ये लोग असम्बली में इस्तीफ़े देने जाते हैं, पूरी अपोजिशन इस्तीफ़े दे देती है, तो ये प्रेशर फिर इमरान खान और इनकी हुकूमत बर्दाश्त करने के काबिल होंगे? ये मुश्किल टाइम गुजार जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? अरबाब साहब, बयानतदारी से मैं आपको बताऊं, जो कुछ भुगता है वो इस मुल्क के अवाम ने अपने करतूतों की वजह से भुगता है। हमारे असलाफ ने सदियों पहले हमें बताया था कि जैसी कौम हो वैसे ही हुक्मरान पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अब अगर लोगों को बात ये समझ नहीं आती, ये प्रेशर बुनियादी तौर पे PDM की तो औकात ही कोई नहीं, ये अवाम पे है। हाउ डू दे हैंडल दिस प्रेशर? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान को पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। एक ऐसा आदमी है जिसका माजी, जिसने कभी अवाम को ना मायूस किया ना लेट डाउन किया। ये खेल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये उसका देखो, हर आदमी का एक माजी होता है और उसका माजी देख के उसके बारे में आप एक हतमी राय दे सकते हो। उसने जो जो वादे किए आवाम के साथ, वो उसने उनको पाए तकमील तक पहुंचाया। वर्ल्ड कप लेके ये नमल यूनिवर्सिटी और फिर एक पार्टी खड़ी कर देना, एक बंदा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, उसमें यह है कि ही शुड बी गिवन एनफ टाइम टू डिलीवर। और एक बात मैं आपको बताऊं, जिस बंदे का इतना ब्राइट, इतना खूबसूरत माजी हो, वो नहीं चाहेगा कि आखिरी लड़ाई वो हार के वो सारे किए कराए को बर्बाद कर दे। जिंदगी में याद रखें, नेपोलियन का जब आप नाम लेते हो, वो मिलिट्री जीनियस था, अदरवाइज भी जीनियस था, ठीक है। लेकिन आज जब कोई नेपोलियन बोनापार्ट का नाम लेता है तो वर्ल्ड याद आता है। सही। टर्क्स जो हैं वो बायजीद यल्दरम का जिक्र कर जाते हैं, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी में नहीं हारा था। अमीर तैमूर डिफीटेड हिम। तो ज़िंदगी में बाज़ औक़ात जो आखिरी मार्का होता है, आपके गुज़श्ता कारनामों पे पानी फेर देता है। और इमरान में डेफिनेटली
इतनी अकल है कि वो जानता है कि मेरी हर शय पे पानी फिर जाएगा इफ आई फेल टू डिलीवर एज अ पॉलिटिशियन। सो मैं ज़ाती तौर पे मैं उसको ज़्यादा नहीं जानता, जितना को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, क्योंकि एक सलाम दुआ है हमारी 22, 24, 25 साल से। वो जितना मेरा जैसे मैं दयानतदारी गैर जानिबदारी से, तो मेरा तो हीरो शीरो कोई, मेरा हुजूर के अलावा ना कोई हीरो है ना हो सकता है। सही, लेकिन तो मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ अल्टीमेटली आखिरी फैसला अवाम ने करना है, मानने नहीं। लेकिन हसन निसार साहब, ये आपने पीडीएम की तो वैसे ही कोई औकात नहीं। इमरान खान साहब के हुकूमत में आने से पहले के वादों का आपने जिक्र किया, उससे पहले उन्होंने जितने वादे किए कौम से पूरे किए, लेकिन इलेक्शन में आने के बाद, हुकूमत में आने के बाद और इलेक्शन से पहले जो वादे उन्होंने किए थे, इस मुल्क में महंगाई ख़त्म करने का वादा, इस मुल्क में इंसाफ को सस्ता और फौरी फराम करने का वादा, इस मुल्क में कानूनी इस्लाहात लाने का वादा, अभी तक वो कई वादे हमें ना वो इब्तिदाई 100 रोज़ में हमें दिखाई दिए, जो इब्तिदाई 90 रोज़ का प्लान था, फिर 6 माह गुजरे, साल गुजरा, आज 2.5 साल गुजर चुके हैं। अब वक्त गुजर ज़्यादा चुका है, बाकी कम है। तो अवाम के जहनों में तो ये तासुर पैदा हो चुका है कि वो वादे अमली तौर पर पूरे होते हमें दिखाई नहीं दे रहे, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो, वो सस्ते इंसाफ की सूरत में हो, वो गवर्नेंस की सूरत में हो। क्या वो चीज़ें पूरी होती दिखाई दे रही हैं हमें? देखें अरबाब साहब, इसमें ये बातें सारी ठीक थी, उसमें गलती ये हुई, ये गलती नहीं है, ब्लंडर ये हुआ, और बहुत बड़ा ब्लंडर है, उसकी अल्लाह ना करे उसको कीमत देनी पड़े। ब्लंडर ये था कि वो बार बार लोगों को बताता कि ये रातों रात नहीं होगा, ये एक तवील लड़ाई होगी, आपको मेरे साथ, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे खड़ा होना होगा। सारी बातें ठीक होती। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देखें, आई डिड माई ऑनर्स देन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मैं जानता हूँ इस धंधे को। इकोनॉमी रातों रात आबाद नहीं होती, तेल भी निकल आए तो रातों रात नहीं होती, ये याद रखना। ये अरामको ने जब तेल का सिलसिला सऊदी अरबिया में शुरू किया था, उस दरख्त को फल लगते लगते देखो तो सही कितना अरसा रहा। सो इकोनॉमी रातों रात, इमरान का सबसे बड़ा जो है ना मिस हैंडल किया है वो ये कि जब भी वो ये सारी बातें करता, करप्शन ख़त्म कर दूंगा, इकोनॉमी यूं कर दूंगा, एक तो उसके साथियों ने जो चैम्पियंस थे उन्होंने नहीं समझाया कि ये बात करनी है तो करनी कैसे। अगर वो हर तकरीर में ये फुट नोट साथ लगाता तो आज ना आप उसको ताना दे सकते, ना वो एम्बैरस हो रहा होता। अगर वो सिर्फ एक बात करता कि लोगों ये मेरा तुम्हारे साथ अहद वादा है, अल्लाह ने मेरी उम्र ने वफा की, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं ये सब कुछ करूँगा, लेकिन ये लंबा सफ़र होगा, ये मुल्क पुराना मरीज़ है, इसके इलाज में वक्त लगे। तो इकोनॉमी रातों रात नहीं बनती वगैरह, साथ लोगों को एजुकेट करता जाए। वो एक तरफा ट्रैफिक थी, जोशे जज्बात में वादे, तो वो भुगत रहा है, वो भुगत रहा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। और आवाम को समझ नहीं, और कमाल ये कि ये इतने बेवकूफ़ हैं, ये आज भी पूरी तरह नहीं समझा पा रहा है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, कम्युनिकेट करना नहीं आता, हमारे साथ मौजूद थे। और हसन निसार साहब यही कह रहे थे कि अवाम भी तौर पर समझाना पड़ेगा कि ये लंबा सफ़र है, किसी भी मुल्क की ख़राब इकॉनमी रातों रात ठीक नहीं हुआ करती, बल्कि उसमें सालों लग जाते हैं। तो इलेक्शन से पहले जिस तरह सुहाने ख्वाब इस अवाम को दिखाए गए थे, उसी वक्त इस अवाम को यह हकीकत बताई जाती कि लंबा सफ़र है। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान को, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी, उनको वक्त देना चाहिए, जिस तरह माजी की हुकूमतों को पूरा पूरा वक्त मिला। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद सियासतदानों से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अब 3 मार्च को सेनेट के ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चंद रोज़ पहले बड़ा वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि ओपन बैलेटिंग के बावजूद भी वो हुकूमत को टफ टाइम देने की सलाहियत रखते हैं। अब पिछले दिनों जो वीडियो मंजर आम पर आई, उसके बाद भी कई सवालात ने जन्म दिया।
मुख्तलिफ वजाहतें उस वीडियो में जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं उनकी जानिब से आई। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या सोच रखती है, चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, जब बिलावल साहब ये बात करते हैं कि हम ओपन बैलेटिंग के बावजूद भी हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देंगे, तो उनकी इस बात का मतलब क्या लें? एक वीडियो जब सामने आई उसमें हम देख रहे हैं वो बादशाह साहब पैसे दे रहे हैं, पीटीआई के लोग पैसे ले रहे हैं, उस बयान के कुछ रोज़ बाद ही वीडियो आ गई, तो बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है सूरत हाल में। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये वीडियो का जिक्र इमरान खान ने 2018 में किया था और उस वक्त से वीडियो इनके पास है। ये जो वीडियोस लग रही हैं, ये दो अलग-अलग से वीडियोस, एडिटेड वीडियोस लग रही हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, इसका फोरेंसिक होना चाहिए, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। तीसरी बात दरअसल ये है कि जो बात असल उन्होंने कही है कि ये बुनियादी तौर पर स्पीकर के घर पे हमें चीफ मिनिस्टर ने पैसे दिए थे और इन्होंने अरबपतियों को टिकट दिए। मतलब आप देख लें, फिदा मोहम्मद कौन है, वो वजीर एक है इनका, वो अयूब अफरीदी है, ये जो दूसरा सवाती है, ये सारे बिलियनेयर हैं, खरबपति हैं। तो ये सारा ऐसा ही है दूसरों पे इल्जाम। देखें ना, मुझे ये बताएं कि इनका पहला इलेक्शन पार्टी का हुआ, उस पे एक कमेटी बनाई गई, जस्टिस वजीउद्दीन और तस्नीम नूरानी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे धांधली हुई है, और वो दोनों फारिग है और धांधली करने वाले पार्टी के अंदर बैठे। फिर इलेक्शन हुआ तो फिर जहांगीर तरीन जब सेक्रेटरी जनरल बने तो तब अहमद खान ने कहा कि इसमें धांधली हुई है। अहमद खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उसको फारिग कर दिया गया और जहांगीर खान तरीन मौजूद हैं। अब यहाँ पे भी ये है कि हर जगह पे ये गंद खुद करते हैं। चलो उसको भी साथ लेकर चलते हैं। ये जो 14 वोट खरीदे थे इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में नो कॉन्फिडेंस में, वो किसने किया था? तो ये गंद खुद करते हैं, दूसरों पे कहते हैं। मसलन ये जो वोट बिकते हैं हलकों के अंदर बराह रास्त इलेक्शन में, तो उस पर भी फिर ओपन हैंड से, शो ऑफ हैंड से वोट कर आप इलेक्शन करवाएं, क्या रास्ता है? इसके दो रास्ते और भी हैं। एक डायरेक्ट इलेक्शन है, सेनेट का करा दिया जाए, और एक प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी से दे दिया जाए। तो ये तरीके हैं, मौजूद हैं। लेकिन चौधरी साहब, जब सेनेट वाला वाकया पेश आया था उसके एक दो रोज बाद ही बिलावल साहब का वो बड़ा वो जोशीली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी। इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, जिन्होंने जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा है, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। आज कितना अरसा गुजर गया, पार्टी ने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? हाँ, यही असल प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे मीडिया के दोस्तों को पता नहीं कि क्या किया। हमने एक कमेटी बनाई थी यूसुफ रजा गिलानी साहब की सरबराही में। उस कमेटी ने सारे लोगों को इंटरव्यू किया और उसके बाद 2 लोगों पे कहा कि ये इन पे हमें शक का इजहार है। बाद में एक आदमी को हमने फिक्स कर दिया जिसका नाम खानजादा खान था, जिस पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने पैसे दिए उस 2018 के इलेक्शन। जब उसको फिक्स किया तो उसने फौरी तौर पर इस्तीफा दिया और उसके बेटे को इनाम के तौर पर ये जो साफ सुथरी पार्टी है पीटीआई, उसने इलेक्शन का टिकट दिया और वो आज मेंबर। तो ये अच्छे हैं, हम बुरे। लेकिन चौधरी साहब, अब 2018 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से जब बहरामन तंगी साहब, रुबीना खालिद साहबा ये सेनेटर्स मुंतखब हुए, नंबर्स वहाँ पर आपके पास पूरे नहीं थे, तो फिर वो मतलूबा वोट आपको वो कैसे मिले? वो वोट आपके हक में आए? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई पैसे किसी और से ले वोट आपके हक में दे दे? दूसरी पार्टियों से मिलकर ये इलेक्शन जीता गया। पहली तो बात ये है कि 2 सीटें नहीं है, ये अलग-अलग कैटेगरीज हैं। मसलन अब 2 सीटों का इलेक्शन होगा कौमी असम्बली के अंदर। एक जो है वो होगा नेशनल असम्बली के अंदर खातून की सीट पे, और एक अलग, दोनों अलग-अलग होंगे। सो बहुत सारे लोगों को ये पता कि 2 सीटें आई हैं, 2 सीटें, दोनों अलग-अलग कैटेगरी। तो दूसरी पार्टियों के लोग भी थे उसमें, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। जब वो हो जाता है, उनका नंबर पूरा हो जाता है, तो ये वोट ट्रांसफरेबल है, ये वोट ट्रांसफर हो जाता है। तो फिर चौधरी साहब, ये ओपन बैलेटिंग वाला जो इनिशिएटिव है, आप नहीं समझते कि वो फिर इस तरह की खरीदो फरोख्त को बिल्कुल ख़त्म कर देगा? ज़ाहिर है, जब ओपन बैलेटिंग के ज़रिए किसी भी उम्मीदवार को वोट देना होगा, किसी MNA MPA को, तो वो फिर इस सोच के तहत शायद वो डर के मारे किसी की ऑफर कबूल ना करे कि उसने देना तो सबके सामने है। तो ये एक अच्छे कदम के तौर पर नहीं ले। असल प्रॉब्लम क्या है, असल इनका इशू क्या है? ये खौफजदा है। इनके पंजाब में भी ग्रुप बन चुके हैं, इनके KP में भी बन चुके हैं, इनके सेंटर में भी बन चुके हैं। फर्ज कर लो ये खरीदो फरोख्ती नहीं होती, मतलब ये एक प्रोपेगेंडा मशीन है ना बेसिकली पीटीआई, और तो कुछ भी नहीं। उन्होंने प्रोपेगेंडा ऐसा कर दिया कि सिर्फ एक ही काम होता है। मैं सिर्फ फर्ज कर लें, मैं अपनी पार्टी से नाराज हो गया,
तो मैं वोट जाता हूँ खाली छोड़ के आ जाता हूँ, फिर मैं बिक गया हूं। तो उस पे इस वक्त 25 से 30 लोग इनके नाराज हैं, जिनका इम्कान है कि ये वहां पे कौमी असेंबली के अंदर वोट नहीं देंगे, और अगर वोट नहीं देते हैं 171 से 172 वोटों से कम होते हैं तो कहा जाएगा कि ये इत्मीनान का वोट खो चुके हैं, ये दोबारा इत्मीनान का वोट है, हाउस का इत्मीनान खो गए प्राइम मिनिस्टर। ये खौफ है जिसकी वजह से ये इतना शोर मचा रहे हैं, और ओपन है, वो कोई कुछ लोग छुप के तो नहीं ना कर रहे। वैसे चौधरी साहब, आपकी राय में फिर एक उम्मीदवार है, एक वोटर है, उसको वोट देना किसको चाहिए? अपनी ज़मीर की आवाज़ पे, या फिर पार्टी पॉलिसी के मुताबिक, चाहे पार्टी पॉलिसी पर उसका ज़मीर ना मान रहा हो लेकिन उसको देना लाजिम है? नहीं, देखिए, पार्टी पॉलिसी पे मैं तो इस चीज की एडवोकेसी करूंगा कि देना चाहिए, लेकिन अगर कोई ना देना चाहे, किसी को भी ना देना चाहे, तो ये कम से कम ये हक तो देना कि मैं पार्टी से अगर नाराज हूं, फर्ज कर ले किसी वजह से, और कोई कैंडिडेट ऐसा पुट कर रहे हैं, और अगर ये शहजाद अकबर को पुट करते हैं तो शहजाद अकबर के खिलाफ तो सारा वहां पे पीटीआई बैठी हुई है, वो क्यों वोट करेगी उसको? अच्छा, तो ये चीजें भी हैं, पार्टियों को भी सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। लेकिन चौधरी साहब, कभी कभार वोट ना देना भी, किसी को भी ना देना, वो भी तो आपके मुखालिफ को फायदा पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल पहुंचा सकता है। अगर मतलूबा वोट पूरे ना हो, फर्ज कर ले आप वोट एब्सटेन कर जाते हैं, तो जो मुखालिफ वो ज्यादा ले जाता है, बस 10-15 वोट अगर एब्सटेन हो जाते हैं कौमी असेंबली के अंदर, जो कि इम्कान है, 25 से ज्यादा का ग्रुप है जी इस्लामाबाद सारे में, सबको पता है। तो वो अगर नहीं देते तो ये तो बिल्कुल इनके लिए डिबैकल होगा। अब पीडीएम की सतह पर तमाम 11 जमातें मिलकर ये सेनेट के इंतखाबात लड़ रही हैं। कोई एक डिटेल स्ट्रेटेजी कोई सेनेट इलेक्शंस को लेकर आप लोगों ने बना ली? चूंकि वक्त तो अब काफी कम रह गया। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया कि एक अलमिया क्या है ये सेनेट में। मुझे नहीं पता ये इलेक्शन कमीशन को किस बात की इतनी जल्दी है। उन्होंने आज शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, कल और परसों पेपर का है कि जमा कराओ। कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, कोई बंदा किसी दूसरी जगह हो सकता है, और वे टिकट करवाओ। ये मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कि टिकट पहले साथ जमा कराएं। आप पेपर लेते हैं, पेपर की स्क्रूटनी करते हैं, आप एक टिकट एक बंदे को दे देती है पार्टी, स्क्रूटनी होती है, उसके पेपर खारिज होते हैं, तो वो तो फिर गया ना, पार्टी का वो बंदा तो गया। तो ये ऐसे नहीं होता, पहले पेपर की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद टिकट जमा करवाई जाती है। इनको जल्दी क्या है? तो कम से कम एक हफ्ता तो देते पेपर सबमिट करने के लिए। तो चौधरी साहब, ये मुझे जल्दी, नहीं समझ आ रही, ये इत्तेफाकी तौर पे ये जल्दी हो गई, या इसमें भी कहीं पीडीएम को, अपोजिशन जमातों को कहीं कोई साजिश के ताने बाने नजर आ रहे हैं? नहीं, ये इत्तेफाकिया नहीं है, ये इत्तेफाकिया नहीं हो सकता। इस किस्म का जो हरकत है ये इत्तेफाकिया नहीं हो सकता। तो इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? फिर कौन हो सकता है अगर ये इत्तेफाकिया नहीं हो? अभी बाहर आ जाएगी, अभी बाहर आ जाएंगी चीजें। लोग हो सकता है इसको चैलेंज भी करें। क्या कुछ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कुछ लोग कुछ बाहर हैं क्या? कुछ बैरून मुल्क ऐसे लोग हैं जिनको सेनेट इलेक्शन से आउट करने के लिए पता, लेकिन मैं आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूँ ना, आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। अच्छा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन लोगों को सेनेट में लाने के लिए इस वक्त गौर कर रही है? चूंकि बहुत सारे लोगों का टेन्योर खत्म भी होने जा रहा है। यही तो इशू है कि हमने एप्लीकेशंस मांगी हैं, इंटरव्यूज होने थे। अच्छा, तो उन्हें कह दिया कि होता ये है कि आप नॉमिनेशन पेपर पार्टियां कहती है सब फाइल कर दें, और उसके बाद जिसको टिकट मिलेगा वो रहेगा, बाकी विड्रॉ कर लेंगे। इन्होंने तो उल्टा काम कर दिया, 2 दिन दिए पेपर फाइल करने के लिए, और मतलब 2 दिन भी नहीं दिए। सेम डे आज आप ऐलान कर रहे हैं, कल आप कह रहे हैं, 1 दिन भी नहीं दिया। तो भी जमा करवाएं, और उसके बाद फौरी तौर पर वो तो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, और जाहिर है कि नून लीग और दूसरी मौलाना साहब ने भी अभी अपने उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट नहीं किए। गवर्नमेंट ने भी आज बुलाया है अजलास, लेकिन गवर्नमेंट के साथ तो लाजमी बात है कोई होगी, या जिनके साथ होती है उनके साथ होगी कोई लाइन। तो जैसे क्या पीडीएम फिर क्या इलेक्शन कमीशन से एक बार जब ऐलान हो जाए सेनेट इलेक्शंस का, तो फिर कोई दरखास्त नहीं की जा सकती कि थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए ताकि ये स्क्रूटनी का और ये सारे अमल पार्टी अपने अंदर भी कर लें, और फिर इलेक्शन कमीशन भी अपना ये काम पूरा कर ले, सारे लवाजमात? देखिए, ये 11 मार्च तक था उनके पास टाइम, 3 की बजाय अगर एक हफ्ता दे देते, 9 को भी हो सकता था इलेक्शन। तो 9 को इलेक्शन हो जाता। 26 से आपका लॉन्ग मार्च होना है, उन्हें सोचा हो कि 4-5 दिन लॉन्ग मार्च से थोड़ा पहले सेनेट इलेक्शन रख के फारिग हो जाए तमाम सियासी जमातें, ताकि फिर आप भी लॉन्ग मार्च में शिरकत कर सकें।
नहीं तो 11 मार्च 26 मार्च के बाद आती है, वो भी पहले ही आती है। तो उन्होंने सोचा होगा टाइम थोड़ा ज्यादा ले लें ताकि फिर आप लोग अपनी लॉन्ग मार्च की तैयारी का भी टाइम मिल जाए, सेनेट इलेक्शन से फारिग हो चुके हो, हो। अलग बात है, लेकिन शेड्यूल इस तरह से देना ये बड़ी ज्यादती है, गलत किया इलेक्शन कमीशन। सही। और चौधरी साहब, लॉन्ग मार्च की तैयारी फिर सेनेट इलेक्शंस के बाद ही होगी या अभी वो भी साथ साथ चल रही हैं? एमएनए एमपीएस को टास्क दिए जा रहे हैं, किसको कौन? सिंध से चल रही है, हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो सिंध से जाहिर है चूंकि पीपल्स पार्टी की सबसे ज्यादा अक्सरियत सिंध में ही है, तो सिंध से बड़े काफिले आपके पहुंचेंगे इस्लामाबाद तक? नहीं, सारी जगहों से बड़े काफिले पहुंचेंगे। ये क्या बात हुई? सिंध से पहुंचेंगे, कश्मीर से पहुंचेंगे, गिलगित बल्तिस्तान से पहुंचेंगे, सेंट्रल पंजाब से, साउथ पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपीके से, सारी जगहों से। और फिर चौधरी साहब, ये लॉन्ग मार्च का दौरानिया कितना होगा? चूंकि पीपल्स पार्टी की धरनों के खिलाफ लॉन्ग मार्च एक तारीख है, तो ये लॉन्ग मार्च एक रोजा होगा, वहां पहुंचेंगे, अपने मुतालबात सामने रखेंगे, वापस आ जाएंगे? एक रोजा होगा? क्यों? किसने कहा लॉन्ग मार्च के? कौन सी दुनिया की तारीख है कि लॉन्ग मार्च एक रोजा होता है? लॉन्ग मार्च तो बेसिकली माओ का लॉन्ग मार्च है ना, जो कई महीनों पे मुहित। नहीं, इस्लामाबाद पहुंचने के बाद फिर वहां के बाद वो कितने दिन पर वो मुश्तमिल होगा, वो एक्टिविटी कितनी लंबी होगी? ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं, जब तक ये गिरता नहीं है। पड़ाव होगा, लॉन्ग मार्च के पड़ाव होते हैं ना, लॉन्ग मार्च का धरना नहीं होता। धरना होता है तो धरना होता है, वो फिर धरना ही होता है। और अगर धरने की पड़ाव होते हैं, तजवीज पड़ाव जो है वो कहाँ पे? नहीं, धरना क्या, मैं आपको पड़ाव कह रहा हूँ। पड़ाव है, आज यहाँ पे पड़ाव डाल दिया, कल वहां पे डाल दिया, परसों वहां पे डाल दिया। नहीं, अगर इस्लामाबाद पहुंच के पीडीएम की बाकी जमातें कहती हैं कि अब हमें यहाँ धरना देना है, जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे हो जाते हम नहीं उठेंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी वहां रहेगी? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च का सिर्फ धरना नहीं होता, उसके पड़ाव होते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि फैजाबाद पहला मुकाम वो हमें कहा गया कि फैजाबाद है, फैजाबाद 2 रोज का पड़ाव है। सही। फैजाबाद से आगे वो कह रहे हैं जी कि आप पारा मार्केट चलना है, 2 रोज का उधर है, आगे है, तो वो तो पड़ाव होते हैं। तो पड़ाव में पीपल्स पार्टी है साथ, लेकिन धरने में साथ नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि किस में साथ है, ये तो पार्टी जो है उसने वहां पे तय करना है। लेकिन चौधरी साहब, जो भी एहतजाज करने आता है, वो डॉक्टर्स हों, वो सरकारी मुलाजमीन हो, ये हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए मामलात उनसे तय हो जाते हैं। अपोजिशन, ये पीडीएम भी जब वहां पहुंचेगी तो मामलात तय हो जाएंगे मुज़ाकरात के जरिए, यानी आप भी इसी तरह कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल हो सकता है लॉन्ग मार्च होने से पहले ही इस्तीफा दे दे। इस्तीफे के लिए तो मुज़ाकरात वो नहीं करेंगे, कोई दरमियानी राह निकालने की कोशिश करेंगे, तो कहीं कोई दरमियानी राह का ऑप्शन है पीडीएम? तो बाकी किसी चीज के लिए पीडीएम नहीं मुज़ाकरात करेगी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे। और भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सेनेट इलेक्शन का आज ऐलान हो गया है, 3 मार्च को इंतखाबात होंगे। और अभी चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब वक्त नहीं दिया कि वो तमाम दस्तावेज़ी अमल मुकम्मल हो, और बहुत जल्दबाजी में इसका ऐलान किया गया है। और इतना वक्त नहीं दिया गया कि अपोजिशन जमातें तसल्ली के साथ ये तमाम चीज़ें कर पाती। तो कमर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है, 1 हफ्ते बाद ये इलेक्शन रखे जा सकते थे, जो दस्तावेजी अमल होता है वो पूरा मुकम्मल हो जाता, कागजात नामजदगी जमा होने का, फिर उसकी स्क्रूटनी और जो दीगर चीज़ें। अभी तो जमातों ने अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी नहीं किए, क्या कहेंगे कमर साहब? इसका असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 1 हफ्ते से बार बार अपनी खबरें जारी हो रही थी कि हमने 11 फरवरी को शेड्यूल जारी करना है। अब सियासी जमातें अपने मामलात में उलझी होती हैं, ना उन्होंने होमवर्क किया होता है। अभी वो तो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले ही अपनी स्कूटनी कर लेनी चाहिए कि आपने किसको टिकट देना है। और इसके बाद तमाम तैयारियां तो हर सियासी जमात ने पहले रख। अब सियासी जमातों ने तैयारी नहीं की, वो जैसे जुलूस में लगे हुए हैं। कुरान जमात जो है वो अपने मीडिया से उनको फुर्सत नहीं मिलती, सुबह से लेकर रात तक वो मीडिया में होते हैं। मुझे समझ नहीं आती वो जो है वो काम जब करते हैं पहले कब चेक करते हैं, तो वो सारा दिन प्रोपेगेंडा और एक दूसरे के खिलाफ, जैसे कि जस्टिस फाइज काइसा साहब ने फरमाया कि प्रोपेगेंडा की मशीनरी लगी हुई है सुबह से लेकर रात तक।
तो ये उनका अपना काम था ना। इलेक्शन कमीशन ने जब बार बार कहा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया, प्रेस नोट जारी किया कि हमने फरवरी को 11 तारीख को नोटिफिकेशन कर देना है आइन और कानून के मुताबिक, तो ये उन्होंने 1 महीने पहले बता दिया। सही। तो अब जो जब शेड्यूल जारी हो गया तो अब वो कह रहे हैं कि हमें 2 दिन दिए। तो कानून में 2 दिन ही लिखे हुए हैं, रूल ऑफ बिजनेस में, रूल्स में 2 दिन ये 3 दिन स्कूटनी। कमर दिलशाद साहब, मसरूफ तो वो लोग सेनेट के इंतखाबात की तैयारियों में ही थे, लेकिन वो इस पर मसरूफ थे कि वो सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू होना है, ओपन बैलेट के थ्रू होना है, यही बहस चल रही थी। एक तजवीज़ आ रही थी, सदारती ऑर्डिनेंस आ रहा था, उसको मुस्तरद किया जा रहा था, तो वो तमाम बहस इससे मुतालिक चल रही थी। और जो तैयारी करनी थी वो अभी तक सियासी जमातों ने की नहीं है, जैसा अभी चौधरी मंजूर साहब फरमा रहे थे। बात यह है कि ये तो सदारती ऑर्डिनेंस का क्या ताल्लुक था कि आपने अब पार्लियामानी बोर्ड की अलग मीटिंग होनी चाहिए। पार्लियामानी बोर्ड अपना अलग अपना काम करता, होमवर्क अपना पहले करते। ये जो ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस किया, इससे पार्लियामानी बोर्ड से क्या ताल्लुक। और पार्टी जो नॉमिनेशन पेपर है, जो टिकट दे रहे हैं पार्टी के सरबराह ने, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ख्वाह शोब हैंड के जरिए हो व सीक्रेट बैलेटिंग हो, वो तो एक अलग इशू है ना। वो तो 3 मार्च को जब इलेक्शन होगा उस वक्त ये फैसला होगा कि शोब हैंड है या सीक्रेट बैलेटिंग है। बाकी तो अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए सारे ने। और ये कोई मजाक तो नहीं है ना, होमवर्क अभी तक करें। और होता है यूनियन काउंसिल के लेवल पे, जिलाई काउंसिल, डिविजनल काउंसिल, सिपाही काउंसिल, उनके साथ मशावरत होती है, तब जाके टिकट देते हैं। ये अपने लोगों को टिकट देंगे जिन्होंने उनको करोड़ों रुपया उन्होंने पार्टी फंड में दिया है, उनको टिकट देंगे ना, आपको तो नहीं देंगे टिकट। इस लिहाज से इनका अपना एक मामला है। तो उन्होंने क्या, जो दुनिया का मुसलमान असूल है, इवन इंडोनेशिया हो, रशिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, इंडिया हो, वो तो बाकायदा यूनियन काउंसिल की सतह से राय पूछते हैं और फिर वो जाते हैं सूबाई लेवल तक, तब जाके वो फैसला होता है कि टिकट किसको देना है। बिल्कुल। यहाँ वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और फैसला करते हैं कि जो ज्यादा पैसे देगा, ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा पार्टी को, उसको टिकट देगा। सही। तो कमर दिलशाद साहब, अब जबकि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर चुका कि अब 3 मार्च ही वो तारीख है जिस दिन इलेक्शन होने हैं, अगर अपोजिशन की जमातें या इवन हुकूमत की जमात खुद अगर ये दरख्वास्त देती है इलेक्शन कमीशन को कि कुछ टाइम मजीद दे दिया जाए या इस इलेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस पर गौर कर सकती है? कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन है? इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर करंट हो ना, अगर और ताकत हो इंडियन इलेक्शन कमीशन की तरह, तो वो दरख्वास्त है उसी को डिस्क्वालीफाई कर। अच्छा, वो तो आइन के रूल से 11 मार्च से पहले तमाम इंतखाबात मुकम्मल करने हैं। आइन कहता है कि आपने विदिन 30 डेज इलेक्शन करवाने हैं, तो वो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी ना। तो किस तरह से वो डेट एक्सटेंड कर सकते हैं? डेट एक्सटेंड कर सकते, तो 3 महीने से कह रहे हैं कि हमने 11 फरवरी को नोटिफिकेशन करना है। जो आइन कहता है ना, 11 फरवरी और 11 मार्च के दरमियान आपने इलेक्शन करवाना, तो ये उस आइन के मुताबिक चल रहे हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई वो कानून नहीं है, ये आइन में लिखा हुआ है। इस लिहाज से इलेक्शन कमीशन तो उस आइन की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता। मैं इलेक्शन कमीशन का तजर्बात तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि हमें अपना तजर्बा है और वो सारे मामलात है, तो वो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि ये आइनी और कानूनी दुश्वारियां होती हैं कि डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती। सही। अच्छा, कंवर साहब, इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब के बलदियाती इंतखाबात अगस्त में होने थे, ये नए ऑर्डिनेंस के तहत अब नहीं हो सकते, ये एतराज़ इलेक्शन कमीशन को है, इसको अभी फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया है। तो इसमें अब पंजाब हुकूमत को फिर क्या क्या इक़दाम करने पड़ेंगे, फिर ये कब तक इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा, इस बारे में क्या सोच है आपकी? ये लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी, पंजाब के लोकल गवर्नमेंट के जो इंतखाबात थे। ये दरअसल बात यह है कि हमारी सूबाई गवर्नमेंट पंजाब की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, सिंध की हो, पाकिस्तान की हो, ये लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं। इनका एक ही तरीक़ेकार है, जैसे कि जस्टिस काजी फायज़ ने जो आज खुद नोटिस देकर इलेक्शन कमीशन को तरद किया था, तो वो ये उन्होंने फरमाया था कि मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं सूबाई हुकूमत पर आर्टिकल 6 लगा दूं, जो वो आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब ये इस तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं, 2 साल गुजार दिए इन्होंने, अभी तक वो एक्ट नहीं बना। हमने भी बार बार पंजाब गवर्नमेंट को भी लिखा, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा कि जनाब इनमें ये तरामीम में ये खराबियां हैं, ये इसमें नकाइस हैं, इसमें नाकस हैं, इसको आप तरमीम कर। इसमें बड़ा आपने उनकी
मामला होते हैं। अब अगर वो कहते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस भिजवा देगा। जनाब हमने आप हुक्म के मुताबिक मीटिंग भी की, सेक्रेटरी बुलाए, लेकिन अभी तक पंजाब लोकल गवर्नमेंट का कानून ही नहीं बना, तो हम इलेक्शन कैसे करवाएं? लेकिन कंवर साहब, पंजाब हुकूमत इस पर यह मौक़िफ़ दे रही है कि जो नया ऑर्डिनेंस है इससे इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होने में भी बहुत आसानी होगी, बल्दियाती इदारे भी मजबूत होंगे। ज़ाहिर नई हल्का बंदियाँ तो करनी पड़ेंगी, लेकिन अब उनका ये मौक़िफ़ फिर किस हद तक इस वक्त वजन रखता है? पंजाब गवर्नमेंट से ये पूछने राजा मुशर्रफ कि आप परवेज मुशर्रफ के ज़माने में भी बड़े पावरफुल वज़ीर कानून, और उनका भी आपने 8 साल तक आप वज़ीर रहे हो, उस वक्त उनके ज़माने में भी लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात वक्त पे होते रहे और बड़ी पावरफुल के तहत होते रहे, तमाम इख्तियार देते थे। तो आपके सामने तो बाकायदा सारा कानून मौजूद है परवेज मुशर्रफ की लोकल गवर्नमेंट का, तो वो आप जो है अब 2 साल तक आपने कोई काम नहीं किया। अब ये जो इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कह दिया है कि अगस्त में हम या सितंबर में इलेक्शन करवा देंगे, तो अब आप ऑर्डिनेंस का सहारा ले रहे हैं। तो ये सारे मामला यह है कि इनकी अपनी नीयत नहीं है लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने का, ना इन्होंने कानून साजी की, ना लोकल गवर्नमेंट एक्ट को पाकिस्तान जो हमारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो वाकई हुकूमत का जो पार्लियामेंट एक्ट के तहत बना है इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट का जो चैप्टर है उसमें भी तरमीम नहीं की। जो लोकल गवर्नमेंट के चैप्टर में तो ना तो नेबरहुड का तस्वर है, ना पंचायत एक्ट का तस्वर है, बिल्कुल सही, ना मेयर के इंतखाबात बड़ा राष्ट्र करवाने का तस्वर है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कैसे साफ करवाएगा जबकि लोकल गवर्नमेंट के तहत वो लाजमी है कि वो कौमी असम्बली के सिंपल मेजॉरिटी के तहत या ऑर्डिनेंस के जरिए भी करवा सकते हैं, उस पर तरमीम करें। वो तरमीम भी नहीं हुई। और सबसे बड़ी अहम बात यह है जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 5 खत प्राइम मिनिस्टर साहब को, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम जब तक मरदमशुमारी का हतमी रिजल्ट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता सही, तो हम लोकल गवर्नमेंट की हदबंदी कराने के मजाज ही नहीं है कानूनी तौर पर, ठीक है, और आईनी तौर पर। तो वो खत का जवाब आज जैसे दिया, और खत लिखे हुए पर कब लिखा खत, वो खत लिखा था अक्टूबर 2020, 5 खत लिखे, अभी तक जवाब नहीं आया। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे और गुफ्तगू कर रहे थे। और प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार से ये अपील है कि अब सिर्फ वकला ही नहीं, सिर्फ सहाफ़ी नहीं, सिर्फ सिविल सोसाइटी नहीं, बल्कि अब टीचर्स भी बोल के हक़ में बोल पड़े हैं। आज टीचर्स ने भी चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़ बोल के हक़ में आवाज़ उठाई है। और अब टीचर्स वो होते हैं जो किसी भी सोसाइटी की तरबियत करते हैं, जो मुस्तकबिल के मेहमानों के रूहानी बाप की हैसियत रखते हैं। तो अब हमारे साथ वो भी हम आवाज़ हो गए हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारी आवाज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार तक पहुँचेगी और वो चेयरमैन पैमरा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, कोई ऐसा खुद नोटिस ज़रूर लेंगे कि जिसके ज़रिए बोल को इंसाफ मिल सके और चेयरमैन पैमरा के यकतरफा फैसलों का सिलसिला और बोल की आवाज़ को दबाने की कोशिशें रोकी जा सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।